सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आई डोंट नो, मेरा हाथ लगा था तो वो वीडियो बंद हो गई थी। तो वो हम थे कि साइको सोशल डिप्रिवेशन पे। साइको सोशल डिप्रिवेशन यही जो हमने चीज़ें पढ़ी जो नॉर्म्स इन सोसाइटी में बनाई होती हैं कि पहले जी मर्दों को देना है खाना, फिर कुछ गर्म तासीर के हैं, कुछ ठंडी तासीर के हैं, उन सब की वजह से एक साइको सोशल डिप्रिवेशन की वजह से बच्चे की जो है ना वो ग्रोथ। वैसे कल्चरल पैटर्न्स एंड फूड फेट्स है तो प्राइमरी, क्योंकि उसमें आप बच्चे को खाना नहीं दे रहे। लेकिन साइको सोशल डिप्रिवेशन का ये मतलब है कि जो लोग हैं उनको एजुकेशन नहीं है 8 ग्रेड के लोगों को, जिसकी वजह से उसको प्राइमरली तो खाना दिया ही नहीं ना इन सब हरकतों की वजह से। अब जो उसकी मेंटली हालत ख़राब हो गई है, उसकी जो साइकोलॉजिकली वो अफेक्ट हो चुका है इस सब चीज़ों से, तो आगे भी लाइफ में उसको वो सेकेंडरीली अफेक्ट करती रहेगी इनडायरेक्टली, क्योंकि उसका फर्स्ट ईयर में सही से ब्रेन डेवलपमेंट होती तब है। तभी आप उसको इन सब चीज़ों में इस तरह कर रहे हो साइको सोशली अपनी हरकतों की वजह से, तो जाहिर सी बात है वो फिर आगे लाइफ में उसको वो झेलना पड़ेगा मैल न्यूट्रिशन वाले मसले। फिर ये तो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेज़ हो गए थे। क्लासिफिकेशंस डिफरेंट होती हैं टू टेल अबाउट के हमारे पास जो है मैल न्यूट्रिशन को हम किस किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं और उनकी बेसिस पे हम बताते हैं कि बच्चा मैल नरिश है या मैल नरिश नहीं है। अब ना ये मैं यहाँ से पढ़ने के बजाय यहाँ पे लिख देती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले जो हमारे पास है ना वो है गोमेज क्लासिफिकेशन। गोमेज क्लासिफिकेशन में हम वेट फॉर एज देखते हैं कि इस एज में इस बच्चे का वेट कितना है, और वेट बेस्ट पैरामीटर होता है, ठीक है। तो इन दिस वेट इज़ असेस्ड एट वेरियस एजेस बाय स्टैंडर्ड। हमारे पास चार्ट स्टैंडर्ड बने होते हैं, हम उससे कंपेयर करते हैं। इफ़ वेट इज़ लेस देन एक्सपेक्टेड फॉर दैट एज देन हम चाइल्ड को मैल नरिश कह देते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिग्री होता है इसमें, फर्स्ट डिग्री होता है, सेकंड डिग्री होता है और थर्ड डिग्री होता है। अब जाहिर सी बात है फर्स्ट डिग्री होगा जिसमें इतना ज़्यादा नहीं होगा। इसमें जो एक्सपेक्टेड वेट है 90 मतलब 75 to 90% उतना ही होता है। सिर्फ 10 मतलब 15 टू जो 10 to 15 है उसका थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है और 25 तक का आ रहा है, ठीक है, बाकी नहीं आ रहा। जो सेकंड डिग्री है उसमें ज़्यादा हो जाएगा, 60 to 75% जस्ट है, और बिलो 60 हो जाए तो हम उसे कहते हैं, नॉर्मल से बिलो 60 हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि इसकी थर्ड डिग्री सिवियर हो गई है। और वेट सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस लॉस होता है मरासमस में, एक बात याद रखिए कि मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर ये थर्ड डिग्री में होता है। फिर दिस क्लासिफिकेशन इज़ इंटरनेशनल रिकोगनाइज एंड हैज़ एडवांटेज ऑफ सिंप्लिसिटी फॉर रिकोगनिशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन। इट्स मेन, जो मैं इसमें जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ ना, इट डजंट मीन ये आपने याद नहीं करना, ठीक है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि और भी चीज़ें हैं, सिर्फ कई क्रॉनिक इलनेसेस में आपको वेट के हाइट भी देखना पड़ता है, इसलिए फिर जो हार्वर्ड क्लासिफिकेशन है वो सेकंड आती है। हमने इससे पहले क्या पढ़ी, गोमेज, जिसमें वेट फॉर एज था। अब इसमें हमारे पास क्या है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, पहली वाली भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड थी, लेकिन उसमें हाइट नहीं थी। इसमें हम क्या करते हैं, इफ़ चाइल्ड्स वेट फॉल्स ऑन 50th परसेंटाइल ही इज़ कंसिडर्ड हैवी। 50th परसेंटाइल को कंसीडर करते हैं। अगर 50th परसेंटाइल पे उसका जो हमारे पास वेट है वो फॉल करते हैं तो हम कहते हैं हेल्दी है। व्हाट इज़ 50th परसेंटाइल? 50th परसेंटाइल हम तकरीबन समझ लो 100%, मतलब ये बिल्कुल हेल्दी है, यानी इसका ये 100%, ऑब्वियसली 100% तो कुछ नहीं होता, लेकिन हम इसको एज अ हेल्दी कंसीडर करेंगे। अब इसको आप ऐसे समझें कि जिनका वेट 80 to 100% नॉर्मल पे, 100 तो इसका मतलब कम्प्लीटली हेल्दी है, लेकिन जिसका 80 to 100 में फॉल करेगा दैट इज़ हेल्दी। जिसका बिलो 80% होगा दैट इज़ मैल नरिश्ड। और इसकी भी फिर हमारे पास ग्रेडिंग है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3,
उसके 3 थे, इसके 4 है। ग्रेड 1 में क्या होता है, वेट इज़ 71 to 80% ऑफ, अब 50th परसेंटाइल है क्या, 50th परसेंटाइल आप समझ लो, 50th परसेंटाइल एक नॉर्मल वेट है। अगर इस नॉर्मल वेट के 71 to 80%, जिस तरह हमने उसमें पढ़ा कि 75 to 90% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट है, तो वो फर्स्ट डिग्री है, ठीक है। तो अगर 71 to 80% है तो वो ग्रेड 1 है, 61 to 70% है तो वो ग्रेड 2 है, 51 to 60 है तो ग्रेड 3 है, और लेस देन, अच्छा उस बस आपको ये बात इंपॉर्टेंट है कि उसमें ऊपर जो हमने पढ़ा था उसमें बिलो 60 ग्लास को कह रही हूँ, गोमेज क्लासिफिकेशन में बिलो 60 इज कंसिडर्ड एज सिवियर मैल न्यूट्रिशन, वेयर एज जो हमारे पास हार्वर्ड क्लासिफिकेशन है उसमें ग्रेड 4 में बिलो 50%, 50 परसेंटाइल से लेस जो है ना, दैट इज़ कट ऑफ पॉइंट है 50th परसेंटाइल, उससे कम जो है वो हमारे पास 50% ऑफ द 50th ऑफ द परसेंटाइल वो हमारे पास सिवियर कंसीडर होगी। देन हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन आ जाती है थर्ड वाली, जिसको हम कहते हैं वाटर लू क्लासिफिकेशन। अब वाटर लू क्लासिफिकेशन क्या होती है, इसमें हम हाइट प्लस वेट दोनों को लेते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, इसमें हम कैसे लेते हैं, टेबल बना हुआ है, हाइट फॉर एज, वेट फॉर एज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। हाइट जो है वो लेस देन 90% है तो क्रॉनिक मतलब मैल न्यूट्रिशन है, और अगर इसमें हमने 90 कट ऑफ पॉइंट रखा हुआ है, और इसमें ये बस हमने कट ऑफ पॉइंट्स याद रखने हैं। ये इस तरह बहुत डिफ़िकल्ट सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या बोली जा रहे हैं, इतनी सारी वैल्यूज़ लिखती हैं, लेकिन ट्रस्ट मी इसमें ना आपने सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ पॉइंट्स याद रखने हैं। कट ऑफ पॉइंट्स में क्या याद रखना है आपने कि इसमें 90% है हाइट के लिए, और इसमें कट ऑफ पॉइंट अगर लेस देन 80 होगा तो वो, अगर लेस देन 80 और लेस देन 90 होगा, लेस देन 80 क्या, वेट परसेंट, और लेस देन 90% हाइट होगी तो क्रॉनिक मैल न्यूट्रिशन है। अगर 80 to 120 होगा तो वो स्टंटेड है बट नो मैल न्यूट्रिशन, और अगर ग्रेटर देन 120 है तो वो स्टंटेड भी है और ओबीस भी, मतलब स्टंटेड ग्रोथ उसकी रुकी हुई है लेकिन है ओबीस, लीन और पतला नहीं है। अगर ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 80 है तो एक्यूट मैल न्यूट्रिशन, अगर ग्रेटर देन 90 है पर 80 to 120% इज़ नॉर्मल, सो इट इज़ नॉर्मल, एंड ग्रेटर देन 120 इज़ ओबीस। अब ये टेबल आपको मतलब ऐसे याद रखना पड़ेगा, और ये आएगा कहाँ, दे डोंट आस्क दिस इन वाइवा। वाइवा में जो आपसे पूछ सकते हैं वो बेसिकली जो कॉजेज़ और जो बाकी चीज़ें थी ना वो थी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाइवा में आपसे क्या पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि अच्छा वाटर लू क्लासिफिकेशन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या हम देखते हैं, क्योंकि इसमें हाइट भी आ जाती है। आप कहोगे इसमें हाइट भी होती है वेट के साथ साथ, फिर आप कहोगे कि इसमें जो हमारे पास नॉर्मल है इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल में हमारे पास जो वेट है दैट इज़ 80 to 120% एंड हाइट फॉर एज इज़ ग्रेटर देन 90%, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये नॉर्मल होगा, और क्रॉनिक तब होगा जब लेस देन 80 और लेस देन 90% होगा, ठीक है। वेलकम क्लासिफिकेशन क्या होता है, दिस क्लासिफिकेशन टेक्स इनटू अकाउंट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एडिमा इन एडिशन टू वेट्स। इसमें एडिमा भी आ जाता है, हमने भी वेट हाइट ये सारी चीज़ें पढ़ी। एडिमा में क्या हो जाता है, वेट फॉर एज अगर 80 to 60% ऑफ स्टैंडर्ड है और एडिमा प्रेजेंट है तो क्वाशियोर है, और एडिमा एब्सेंट है तो सिर्फ हम कहते हैं पॉन्ड्रल रिटार्डेशन है, मतलब वैसे ही उसकी रिटार्डेशन हो रही है लेकिन इसमें मतलब वेट से रिलेटेड, लेकिन वैसे उसकी कोई डिजीज़ नहीं है उसको, ठीक है, जैसे क्वेश्चरकोर है। वेट फॉर एज लेस देन 60% होगा तो मरास्मिक क्वेश्चरकोर, मतलब इसमें मरास्मस के फीचर्स भी होंगे और इसमें क्वेश्चरकोर के भी होंगे। और एडिमा अगर एब्सेंट होगा, बिल्कुल एडीमिया कभी भी एब्सेंट हो तो हम उसे क्वेश्चरकोर नहीं कह सकते, तो अगर वो एब्सेंट होगा कम्प्लीटली बिल्कुल, ठीक है, तो वो मरास्मस होगा। तो ये आपको थोड़ा ये क्लासिफिकेशन आपको बस ऑब्जेक्टिव्स के लिए पता होनी चाहिए। फिर हम एक पढ़ते हैं जनरल क्लासिफिकेशन। जनरल क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या चीज़ होती है, जनरल क्लासिफिकेशन में ना हमारे पास मिड आर्म सर्कमफ्रेंस होता है, स्किन फोल्ड होती है, क्वीस्ट्रेन स्ट्रिप होती है। अब ये क्या है, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस का ये मतलब है कि हम ना आर्म के मिडल से मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं इसमें और उसकी सर्कमफ्रेंस मेजर करते हैं।
और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है जो मैंने स्टार लगाई हुई है, वो ये कि इट रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन 1 to 5 ईयर्स ऑफ एज एज फैट इज़ रिप्लेस्ड बाय मसल मास। जो 1 से 5 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे होते हैं ना, उसमें कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उसमें तो फैट जो है ना वो मसल मास से रिप्लेस होता है। 12 मंथ्स में वो 16.5 होता है, 24 to 48 मंथ्स में 12.5 to 16.5 सेंटीमीटर होता है। इसका भी कट ऑफ पॉइंट याद रखना है, दैट इज़ 75%। अगर 75% से कम होगा देन द पर्सन इज सेड टू बी मैलनरिश्ड। मेनली जो मैलनरिश्ड है दैट इज़ 14.0 सेंटीमीटर से कम तो मैलनरिश्ड हम कंसीडर करते हैं। सिंपल, अगर 16.5 से 14 सेंटीमीटर दैट इज़ नॉर्मल, बट अगर 14 से कम हो गया दैट इज़ 12 to 14 हो गया देन दैट इज़ मैल न्यूट्रिशन, बट दैट इज़ 1st to 2nd डिग्री मैल न्यूट्रिशन। अगर लेस देन 12 हो जाता है दैट इज़ सिवियर मैल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये बात समझ आ जानी चाहिए आपको कि अगर लेस देन 12 होगा तो सिवियर होगा, लेकिन अगर लेस देन 14 होगा देन दैट इज़ जस्ट 1st and 2nd डिग्री। स्किन फोल्ड्स हम कैसे कहते हैं, हर्पेंडन कैलिपर होता है हमारे पास, हर्पेंडन कैलिपर, जो कि हम ट्राइसेप्स के रीजन में रखते हैं, बैक ऑफ शोल्डर्स से लेते हैं हम इसका, ट्राइसेप्स से लेते हैं या बैक ऑफ शोल्डर्स। यहाँ पे ज़रा स्किन फोल्ड थिकनेस इजीली हो जाती है। नॉर्मल 9 to 11 मिलीमीटर हमारे पास होती है, नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए, और अगर वो लेस होगी इससे तो पेशेंट को हम मैल नरिश कहेंगे 9 to 11 मिलीमीटर से। क्वी स्ट्रिप क्या होती है, सॉरी क्वैक स्ट्रिप क्या होती है, ये एक स्पेशल टेप होती है, और जिस तरह एक आप समझ लिटमस पेपर का चार्ट होता है, पीएच पेपर का चार्ट होता है, उसमें कलर्स होते हैं, इस तरह इसमें कलर्स होते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, उधर हम मेजरिंग टेप से मिड आर्म सर्कमफ्रेंस लेते हैं, इसमें हमने लेना उसी तरीके से है, लेकिन स्पेशल टेप से लेना है, मेजरिंग टेप से नहीं लेना, जिस पर डिफरेंट कलर्स होते हैं। अगर जब हम पूरी वो मतलब उसकी सर्कमफ्रेंस मेजर करेंगे और अगर वो ग्रीन कलर पे आ जाती है, ग्रीन कलर पे आ जाती है तो दैट इज़ नॉर्मल, और वो यूजुअली 14 सेंटीमीटर्स होता है। देख लें 14 सेंटीमीटर्स इज नो मेल न्यूट्रिशन। येलो कलर पे आ जाते तो वो बॉर्डर लाइन है 14 to 12 विथ, और अगर वो रेड कलर से लेस देन आता है तो दैट है। तो ये वही तकरीबन सारी क्लासिफिकेशन है जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस वाली है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे कलर्स हैं, ग्रीन इज़ नॉर्मल, येलो इज़ बॉर्डर लाइन विथ 1st and 2nd डिग्री एंड रेड इज़ सिवियर विथ 3rd डिग्री। अब हमारे पास आ जाता है इवेल्यूएशन ऑफ द मैल नरिश्ड चाइल्ड, कि जो मैल नरिश चाइल्ड होता है उसकी हम इवेल्यूएशन अकॉर्डिंग टू WHO क्राइटेरिया कैसे करते हैं। WHO का एक अपना क्राइटेरिया है, ठीक है, और वो उसके थ्रू किस तरह से मेजर करते हैं। हिस्ट्री, हम इम्पॉर्टेंट ये है कि हम हिस्ट्री लेते हैं अगर हम WHO के अकॉर्डिंग करते हैं कि वो क्या डाइट थी उसकी, कहीं उसमें कहाँ कमी आ रही थी, उसकी यूजुअल डाइट का कहाँ थी, कि किस जगह पे उसकी कमी आई है कि वो मैल नरिश्ड हो गया है, प्राइमरली आई है या उसकी सेकेंडरली क्या मसला आया है। ब्रेस्ट फीडिंग की हिस्ट्री लेंगे, फूड एंड फ्लूइड्स की हिस्ट्री लेंगे, सिंकिंग ऑफ आइज़ देखेंगे क्योंकि डायरिया वगैरह में ज़्यादातर संकन आइज़ हो जाती हैं, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉमिटिंग एंड डायरिया, वही अपीयरेंस ऑफ वॉमिटिंग, time when urine was last passed, contact with the people with measles and TB, any deaths of siblings और वो किस वजह से हुई है, birth weight, milestones reached, sitting up, standing। ये ना एक प्रॉपर चार्ट होता है, सॉरी फोकस ख़राब हुआ है, कि जब आप बैठता बच्चा इस एज में है, उठता इस एज में है, ये सारा ना एक चार्ट होता है प्रॉपर, उसके अकॉर्डिंग देते हैं। इम्यूनाइजेशन, वही सारे पैरामीटर्स 12 पैरामीटर्स हैं जो कि आप देखते हो हिस्ट्री में। क्या क्या देखते हो कि डाइट जो है वो सही थी या नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या सीन था, फूड एंड फ्लूइड्स वो सही से ले रहा था, उसकी संकन आइज़ तो नहीं है, लेथार्जिक तो नहीं है, फ्रीक्वेंसी उसकी वॉमिटिंग डायरिया अगर है तो क्या है, यूरिन उसने कब लास्ट टाइम पास किया था, उससे क्या अंदाज़ा हो जाता है। उससे बहुत सी डिजीज़ का, एक तो डिहाइड्रेटेड चाइल्ड में यूरिन का बहुत नहीं आता ना, सिवियर में तो आता ही नहीं है। फिर कॉन्टेक्ट विद पीपल विद मीजल्स एंड TB और ये सब कुछ। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन क्या है, फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में हमारे पास बेसिकली अब हिस्ट्री ले ली, हम उसकी वेट देखेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट हाइट देखेंगे, एडिमा देखेंगे, जितने क्लासिफिकेशन के पैरामीटर्स हैं वो वाली चीज़ें तो देखेंगे ना। इनलार्जमेंट और टेंडरनेस ऑफ लिवर देखेंगे क्योंकि उससे आपको बहुत से GIT रिलेटेड प्रॉब्लम्स का पता चल सकता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बाउल साउंड्स, एब्डोमिनल स्प्लैश, ये सारे GIT रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। सिवियर पेलर तो नहीं है एनीमिया की वजह से। साइंस ऑफ सर्कुलेटरी कोलैप्स, कोल्ड हैंड, फीट्स, वीक रेडियल, मतलब उसने इसकी ना जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेनी है। टेम्परेचर, हाइपोथर्मिया तो नहीं है, थर्स्ट तो नहीं है,
आइज़ कॉर्नियल लेजन्स इंडिकेटिव ऑफ विटामिन ए डिफिशेंसी तो नहीं है, ईयर्स माउथ थ्रोट एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, स्किन को देख लेंगे उस पर कोई पर्प्यूरस तो नहीं, रेस्पिरेटरी रेट देख लेंगे और अपीयरेंस ऑफ फीसेस देख लेंगे। तो मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन में यूजुअली हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशंस के ही सारे पॉइंट्स कवर करते हैं, लेकिन ये एडल्ट से डिफरेंट होते हैं और इसमें हमारे पास क्या हो जाता है बेसिकली, एक तो वेट, हाइट, एडीमा, एब्डोमेन को हमने चेक कर लिया, ठीक है, एनीमिया को चेक कर लिया हमने, सर्कुलेटरी कोलैप्स को मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम को चेक कर लिया, सीवीएस को, टेम्परेचर देख लिया, थर्स्ट देख ली, आइज़ देख ली, ईयर्स देख ली, ये फेस पे आ गई सही, स्किन और ये सारी जनरल अपीयरेंस भी देख ली और फीसेस की अपीयरेंस भी देख ली कि उसकी वजह से भी पता चल जाता है बहुत कुछ, जैसे जॉन्डिस के पेशेंट्स में फीसेस का कलर इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टिगेशंस हम क्या करवाते हैं, अगर हमें ये क्लासिफिकेशन से पता चल गया है कि बच्चा जी मैल नरिश्ड है बच्चा मैल नरिश्ड, अब हम कैसे उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे उसकी मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। WHO रिकमेंडेशंस जो हैं, ये हम WHO का पढ़ रहे थे ना, वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो बच्चे का ना ब्लड ग्लूकोज मेजर करवाएं, ठीक है। सेकेंडली एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड स्मीयर बाय माइक्रोस्कोपी, ठीक है, मतलब माइक्रोस्कोपी करवाएं ब्लड स्मीयर की। हीमोग्लोबिन चेक करें, यूरिन कल्चर करें, फीसिस का माइक्रोस्कोपी करें, चेस्ट एक्सरे करें, स्किन टेस्ट करें, सीरम प्रोटीन्स करें और इलेक्ट्रोलाइट्स करें। अब देखिए मेरी बात सुने, ब्लड ग्लूकोज करवाना है, क्यों करवाना है, बच्चा मैलनरिश्ड होगा तो वो हाइपोग्लाइसीमिक होगा, ठीक है। ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन अगर लेस देन 54 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर है ना तो वो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लेस देन 54 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर अगर होगा तो दैट इज़ द पर्सन इज़ हाइपोग्लाइसीमिक। एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मीयर बाय माइक्रोस्कोपी करेंगे तो अगर कोई मलेरियल पैरासाइट्स हैं तो इससे इन्फेक्शन का पता चलेगा। हीमोग्लोबिन होगा अगर लेस देन 4 तो जाहिर सी बात है, और पैक सेल वॉल्यूम PCV अगर लेस देन 12% होगा तो सिवियर एनीमिया होगा, ठीक है। कट ऑफ पॉइंट सबके याद रखें कि लेस देन 4 है इसमें हीमोग्लोबिन बच्चे का। एंड डू नॉट कन्फ्यूज़ विद एडल्ट्स, एडल्ट्स में स्किन रेंजेस काफ़ी डिफरेंट होती हैं, जितनी भी रेंजेस होती हैं सारी टेस्ट की। एग्जामिनेशन एंड कल्चर ऑफ यूरिन स्पेसिमेन, अपने जितने भी यूरिन स्पेसिमेन है उसका कल्चर किया, उसको एग्जामिन किया, उसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं थे, उसकी माइक्रोस्कोपी की तो उसमें अगर ग्रेटर देन 10 ल्यूकोसाइट्स आते हैं तो इसका मतलब कि इन्फेक्शन है, अगर ग्रेटर देन 10 ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं इसका मतलब कि उसका इन्फेक्शन है, बच्चे में कोई हुआ हुआ UTI का। एग्जामिनेशन ऑफ फीसिस करेंगे, ब्लड आएगा तो डाइजेंट्री है, गार्डिया सिस्ट आएंगे तो भी उसको पैरासिटिक इन्फेक्शन है, ट्रोफोजाइट्स आएंगे उससे भी इन्फेक्शन का पता चलता है। चेस्ट एक्सरे जो है ना उसमें हम नमूनिया देख सकते हैं, और मैलनरिश्ड में वैस्कुलर इंगॉर्जमेंट इज इंडिकेटिव ऑफ फेल, अच्छा ठीक है, बोन्स में शो चेस्ट एक्सरे में रिकेट्स, स्किन टेस्ट शो फॉर TB, स्किन टेस्ट हम TB के लिए करते हैं ना, वो जो अच्छा स्किन टेस्ट हम करते हैं जो कि हम एक मॉन्टॉक्स टेस्ट भी करते हैं ना उनके लिए जो कि प्रीवियसली वैक्सीनेटेड अगर हों भी BCG वैक्सीन के अगेंस्ट, ठीक है। और क्योंकि ये ज़्यादातर वैसे आता भी नेगेटिव ही है, या जो कि प्रीवियसली वैक्सीनेटेड। सीरम प्रोटीन्स जो हैं दे आर नॉट यूजफुल इन मैनेजमेंट बट मे गाइड प्रोग्नोसिस। इलेक्ट्रोलाइट्स रेयरली हेल्पफुल एंड मे लीड टू इनअप्रोप्रिएट थेरेपी, वैसे होते हैं ये हेल्पफुल क्योंकि डायरिया वगैरह के पेशेंट्स में काफ़ी डिस्टर्बेड होते हैं, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे नहीं हमने हर पेशेंट में करवाने होते हैं। हम इसकी जब ये जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे ना, और इसमें अगर एक बच्चे को इतनी कफ है, उसकी वीजिंग आ रही है, उसके स्ट्राइडर्स, अगर हमें पता ही है कि उसका रेस्पिरेटरी मसला है तो हम सिंपल उसका ब्लड कल्चर और चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे, हमें नहीं ज़रूरत कि हम ये बाकी डायरिया वाली चीज़ें करवाते फिरें। इट्स अ जनरल इन्वेस्टिगेशन जो लिस्ट हुई हैं कि इनमें से आपने करवानी है डिपेंडिंग अपॉन द कॉज जो भी आपको लगता है। अब ये सारी थी जस्ट जनरल मैल न्यूट्रिशन पे चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको बताती हूँ कि मैरास्मस और क्वेश्चरकर ये हमने करना है जो कि मैल न्यूट्रिशन की ही रिजल्ट से होती हैं डिजीज़ प्रॉपर, जिनको नाम दिया गया है, दीज आर प्रॉपर डिजीज़ ऑफ मैल न्यूट्रिशन,
ठीक है, दैट आर अकरिंग। तो इसमें हम जो हैं ये मैं आगे करवाती हूँ क्योंकि एक अलग से टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है, इस वीडियो में मैं कवर इसको नहीं करी। मैंने आपको मैल न्यूट्रिशन आपने होता क्या है, होता क्यों है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, वो किस तरह क्लासीफाई की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ 4 क्लासिफिकेशंस हमने पढ़ी। गोमेज क्लासिफिकेशन, हार्वर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द परसेंटाइल, वाटरलू क्लासिफिकेशन दैट वाज बेस्ड ऑन हाइट, वेलकम क्लासिफिकेशन दैट वाज बेस्ड ऑन एडिमा, और फिर एक जनरल क्लासिफिकेशन दैट वाज बेस्ड ऑन मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, इट वाज बेस्ड ऑन द skin fold thickness measurement, Kwok strip, and then there was a WHO criteria based upon the history, general physical examination, and the investigations. Now we'll move towards the marasmus and kwashiorkor, and we have to be very patient because ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं नहीं चाहती इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो कवर ना हो, इसलिए मैं एक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा रही हूँ, दैट इज़ परवेज़ अकबर, ठीक है। और इसलिए जो है ना हम इसको जो आपको अगर कुछ समझ नहीं आता कोई पॉइंट, आई एम रियली सॉरी, आई एम जस्ट अपोलोजाइजिंग कि मेरे पास एक रीसेंट एडिशन की बुक नहीं है। मे बी आपको मेरी बुक देख के बिल्कुल अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन देखिए मेरे पास जब ऑलरेडी थी तो आई वुडेंट लाइक टू परचेज़ अ न्यू वन, ठीक है। मेरे पास PDF होता है, अगर मुझे लगे कि कोई चीज़ ऐसी वहाँ से मिस हो रही है तो मैं वो वहाँ से कंसल्ट कर लेती हूँ, बट इन केस वो मेरे पास PDF है, और PDF में से मोस्टली इट्स लाइक 95% सारा यही वाला उसमें मेंशन है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लें, कोई क्यूरी हो, कोई भी आपको मसला हो, यू कैन आस्क। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द marasmus and kwashiorkor. थैंक यू।